जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा देश का भला नहीं हो सकता। जो लोग रिजर्वेशन का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भारत विरोधी लोग हैं। बिल्कुल। हमारे चाचा की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। रिजर्वेशन के चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। चाचा की बात बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन की वजह से हमारा देश पीछे है, पर रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है 1% भी। प्रॉब्लम है जातिवाद। हमारे यहाँ लोग रिजर्वेशन पर प्रोटेस्ट करते हैं, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ। पर प्रॉब्लम जब रिजर्वेशन है ही नहीं तो रिजर्वेशन कैसे हट सकता है। प्रॉब्लम जो है उस चीज पर अगर प्रोटेस्ट करो तो उसका सोल्यूशन तुरंत मिल जाए। प्रॉब्लम सिर्फ जातिवाद है। तुम जातिवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। पर नहीं, ऊपर कास्ट वाले लोग ये चाहते नहीं। वो चाहते हैं कि उनको दोनों तरफ की मलाई मिले। अहम ब्रह्मास्मि, हमारी जाति भी नहीं जानी चाहिए, हमारा जो ऊपर एक पद बना हुआ है वो भी नहीं जाना चाहिए, और रिजर्वेशन में भी हम ही को सब कुछ मिले। अब हर चीज तुमको थोड़ी ना मिल पाएगी। दोनों तरफ की मलाई तुम ही थोड़े ना खाओगे। एक तरफ की मलाई वो खाते हैं, एक तरफ की मलाई तुम खाओ। जो अपर कास्ट के स्टूडेंट होते हैं ये काफी रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं। इसीलिए रिजर्वेशन को इस एपिसोड में हम इन डेप्थ समझेंगे। रिजर्वेशन को लाने का रीजन क्या था, पहली बार कब आया, किस चीज में आया, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट में या रिजर्वेशन के साथ में कोई भी अपना मन बनाकर बैठे हैं तो उस अपनी बनाई हुई अवधारणा को पहले ही बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें मैं करूंगा जिससे आपको हर्ट हो सकता है। कोशिश करूंगा कि अगर छठी क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको भी पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसीलिए कुछ डेटा समझने से पहले बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन होता क्या है। रिजर्वेशन का मतलब होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी एक सेक्टर में वैकेंसीज निकलती हैं जिनके नंबर 100 हैं, 100 वैकेंसी निकली है। अब उन 100 वैकेंसी में ये देखा जाएगा कि किस जाति को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हम ओबीसी के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 27% यानी कि 27 सीटें ओबीसी वालों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, और उन 27 सीटों पर सिर्फ ओबीसी ही वाले होंगे, कोई अदर कास्ट का उस पर नहीं होगा। इससे होता क्या है, अब उस एक कैंडिडेट को जो ओबीसी का है उसे सिर्फ अपने समाज से, ओबीसी समाज से ही कम्पीट करना पड़ेगा उन 27 सीटों के लिए, ना कि पूरे समाज से कम्पीट करना पड़ेगा उन सीटों के लिए। जैसे 27 सीटें रिजर्व कर दी गई ओबीसी के लिए। अब ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो उन 27 सीट के लिए आपस में कम्पीट करेंगे, और जो उन सीटों के पाने के लायक होगा उसे वो सीटें मिलेंगी। आई थिंक रिजर्वेशन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ एसटी की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, एससी की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, और ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। मंडल कमीशन के हिसाब से ये डेटा 41% है, और वहीं पर अदर कमीशन के हिसाब से 52% है। हम मोटा माटी 48% डेटा ले लेते हैं। 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी 112 करोड़, हमारी पॉपुलेशन उस समय थी, ये डेटा उस समय का है। एसटी टोटल पॉपुलेशन का 8.61% है, जिसको रिजर्वेशन 7.5% का मिला है। वहीं एससी टोटल पॉपुलेशन का 16.63% है, जिसको टोटल रिजर्वेशन 15% मिला है, और ओबीसी टोटल पॉपुलेशन का 48% है, जिसको रिजर्वेशन 27% मिला है। अगर आपको ये डेटा क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत हमारे यहाँ क्यों पड़ी। जैसे इस समय हमारे यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जातियों को कभी बनाया नहीं गया था, वो उनके काम के आधार पर उनको मिलती गई। हमारे यहाँ पहले वर्ण सिस्टम था, उसमें क्या था, उसमें एक हायरार्की बनी थी जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, लास्ट में शूद्र आते थे, और ये वर्ण उनको उनके काम के हिसाब से दिया गया था। जैसे ब्राह्मण का काम एजुकेशन का था, और क्षत्रिय का काम सबकी रक्षा करने का, देश की लोगों की रक्षा करने का काम क्षत्रियों का था, पैसे कमाने का काम वैश्यों का था, और शूद्र का काम इन सब की मदद करना था। पर जैसे जैसे समय निकलता गया, जिसके पास पैसा था, जो सोशल हायरार्की बनाई गई थी समाज के द्वारा, अब वही सोशल हायरार्की लोगों की प्रॉब्लम का कारण बन रहा था। जिनके पास पावर थी, जिनके पास एजुकेशन थी, वो अपने से नीचे
नीचे वालों को दबाने लगे थे। आप इस चीज से इसको समझ सकते हो। आपने मनुस्मृति सुनी होगी, उसमें एक वाक्य आता है कि 10 साल का ब्राह्मण लड़का 50 साल के क्षत्रिय के पिता के समान होगा। अब समझो, अब सोशल हायरार्की में दूसरा नाम क्षत्रिय का आता था, उसके बाद वैश्य, देन शूद्र। जब क्षत्रियों के बारे में तब ये मान्यता थी, तो शूद्र और वैश्यों का क्या हाल हुआ होगा, ये बस आप इमेजिन ही कीजिए। इस लेवल का पिछड़े लोगों को ट्रीट किया जाता था कि उन्हें अपने गर्दन में एक मटका टांगना पड़ता था, जिससे वो अगर फूंके तो वो जमीन पर न गिरे। अपने पीछे झाड़ू बांध कर रखना पड़ता था कि वो चले तो उसके बाद उनके जो पैर के निशान वो मिट जाएं, जिस पर अपर कास्ट वाले लोग चल सकें। उसके बाद काफी लोग होते हैं जो इस चीज के बारे में अपोज करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाते। बाल गंगाधर तिलक जी भी इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, गांधी जी भी इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। अगर आपको ये लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ सालों में हुआ है तो आप बिल्कुल गलत। आपको याद होगा महाभारत, उसमें एक कैरेक्टर था, एक नहीं 2 कैरेक्टर थे, एक अंगराज कर्ण और दूसरा एकलव्य। एकलव्य को इसलिए शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे, और सेम यही किया गया था अंगराज कर्ण के साथ। थोड़ा और पीछे जाते हैं रामायण के समय पर। रामायण में राम जी ने शंभु, जो कि नीची जाति का था, उसको सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो मंत्र जाप कर रहा था। अब आप सोचो कि रामायण महाभारत के जमाने से ये डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। उसके बाद बैक फॉरवर्ड चले आते हैं 20वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी में आपको याद होगा पूना पैक्ट के बारे में, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। उस समय पर दलित काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों से ये मांग की कि उन्हें सेवरल इलेक्टोरेट चाहिए। का मतलब होता है एक एरिया से एक दलित कैंडिडेट खड़ा होगा, पर उसको वोट सभी लोग नहीं देंगे, सिर्फ दलित ही उसको वोट देंगे, जिसके खिलाफ में गांधी जी थे। और उन्होंने की वजह से वो आमरण अनशन पर बैठ गए, और तभी गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में उनके मैथ्स में नंबर, जिसमें ये था कि अब पिछड़े दलितों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और तभी पहला रिजर्वेशन दिया गया पॉलिटिक्स में। एंड मूव टू फॉरवर्ड, हम आजाद होते हैं। आजाद होने के बाद 1954 में तमिलनाडु की सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत कर आएंगे तो वो एजुकेशनल बेस्ड रिजर्वेशन देंगे, और वो जीत कर आए। फिर इन्होंने रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में। फिर मूव टू फॉरवर्ड मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है, जिन्होंने ये अनाउंस किया कि ओबीसी वालों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, और उन्होंने मंडल कमीशन फॉर्म किया, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को हाथ नहीं लगाया। फिर सरकार बनती है पीवी सिंह की, जो मंडल कमीशन को अप्रूव करते हैं। 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है। पर काफी बवाल भी बनता है, प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन रिजर्वेशन दे दिया जाता है। मूव टू फॉरवर्ड, कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन को हर सेक्टर में नहीं दिया जाना चाहिए। जो लॉ मेकिंग लोग होते हैं उस चीजों में रिजर्वेशन देना चाहिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिक्स, इन जगहों पर रिजर्वेशन देना चाहिए। पर रिजर्वेशन जैसे नीट, जेई, अदर जो एग्जाम होते हैं, इन चीजों पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। देखिए, मेरा भी पहले यही मानना था, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या रिजर्वेशन इन चीजों में भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो कि काफी गरीब घर से आता है और दूसरा बच्चा जो कि काफी अमीर घर से आता है। उस अमीर बच्चे को ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है, उसके बैकग्राउंड में काफी अच्छे लोग हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं इन द सेंस पढ़े लिखे लोग हैं, रिच लोग हैं, सारी फैसिलिटी उसके पास है। उसको सही टाइम पर कंप्यूटर मिल गया, लैपटॉप मिल गया, जिसकी वजह से उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, लैपटॉप चलाना सीख लिया। सही टाइम पर उसको स्कूल भेजा गया, उसकी कोचिंग सही टाइम पर हुई, उसको पढ़ाया गया, लिखाया गया, हर तरफ से एकदम बेहतरीन किया गया। और वहीं पर जो हमारा पहला बच्चा था, जो कोई गरीब, उसके पेरेंट्स ने उसका नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। वो स्कूल जाता है नहीं जाता इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद वो अपने पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ घर का काम करवाता है, मजदूरी पर जाता है। और उस बच्चे के बैकग्राउंड में, उस बच्चे के पूर्वज जितने थे वो इसी तरह के काम करते थे, रोज खाते थे, रोज कमाते थे, इस तरह का बैकग्राउंड उसका था। क्या इन दोनों बच्चों में सिर्फ शरीर को छोड़कर कुछ और सिमिलैरिटीज हैं? एक ने जहाँ रईसों की जिंदगी जी और दूसरे ने वही जहाँ सारे कष्ट झेले। क्या इसके बाद भी आपका यही कहना है कि रिजर्वेशन एजुकेशन में हटा देना चाहिए? नीट का पेपर हो गया, जेई का हो गया, इन कॉलेजों में रिजर्वेशन बेस्ड सीटें नहीं दी जानी चाहिए। कुछ का कहना है कि रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस पर देना चाहिए। मैं भी काफी समय तक यही सोच रहा था कि रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस पर देना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन
रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस पर देना चाहिए, वो रिजर्वेशन के जो मूल तर्क है उसको समझ नहीं पा रहे। रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं है कि पीछे की कम्युनिटी को रिच करना है, उसका मतलब ये नहीं है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सेंटर में 1 करोड़ नौकरियां हैं, आपको बता दूं कि इतनी नौकरियां आज तक किसी भी सेक्टर में नहीं है। हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां सेंटर में अवेलेबल हैं, उसके बाद हम रिजर्वेशन लगा देते हैं और 7.5% एसटी को, 8.6% एससी को और 27% ओबीसी समाज को, उस 1 करोड़ वैकेंसी में से इतनी परसेंट इन लोगों को मिल जाती है। 27% ओबीसी को। अगर डेटा निकालें तो एसटी की 7.5% रिजर्वेशन है, उस हिसाब से 7,50,000 लोगों को एसटी समाज में रिजर्वेशन दिया जाएगा। एसटी समाज में उस 1 करोड़ में से जॉबें मिलेंगी, पर एसटी के जो कुल पॉपुलेशन है वो 11 के हिसाब से 10 करोड़ है। क्या 7,50,000 को नौकरी मिलने से ये 10 के 10 करोड़ अमीर हो जाएंगे? या ओबीसी जो कि 48% है कुल पॉपुलेशन का, एस्टिमेट डेटा निकाले तो हम 52-53 करोड़ लोगों में से सिर्फ 27 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो क्या 52-53 करोड़ लोग अमीर हो जाएंगे? रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि पिछड़े लोगों को अमीर करना है। रिजर्वेशन का ये मतलब था कि पिछड़े लोगों को आगे लेकर आना है, उनको समाज में एक चेहरा देना है, एक खुद की आइडेंटिटी देना है। रिजर्वेशन का मूल मंत्र ये है, किसी को अमीर करना आरक्षण का काम नहीं है। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं, अब सब लोग बराबर हो चुके हैं, जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी, इस सब में कोई डिफरेंस नहीं बचा, तो आप अपने घर से बाहर निकलिएगा और जो भी लोग काम कर रहे हो, काम इन द सेंस जो रोड पर झाड़ू लगाते हो, कीचड़ भर कर ले जाते हो, उन तरह के लोगों से जाइएगा और उनकी कास्ट पूछिएगा। आपको उनमें से एक भी इंसान अपर कास्ट वाला नहीं मिलेगा, कोई भी ब्राह्मण रोड साफ नहीं कर रहा होगा। और फिर भी अगर तुमको यही लगता है कि नहीं रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो सिंपल सा एक काम कर लेना। सिंपल, अगर तुम मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास से नीचे फैमिली में बिलोंग करते हो, तो अपनी शादी किसी नीची कास्ट वाले से करके दिखा देना, या खुद जो तुम्हारी कास्ट है उससे नीचे कास्ट में आप चले जाना, कास्ट परिवर्तन करवा लेना। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन करना इजी है, लेकिन कास्ट का परिवर्तन करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ यही 2 काम करना, या तो अपने से नीचे कास्ट वाले से शादी कर लेना, या तो अपनी कास्ट नीची करवा लेना। वीडियो को एंड करते हुए मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन खत्म हो तो प्रोटेस्ट कीजिए जातिवाद के खिलाफ। रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेट्रो सिटी में चलते हुए चाय की टपरी पर बैठकर ये बात करना कि रिजर्वेशन खराब है, रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। अगर हटाना चाहते हैं आप तो ग्राउंड पर उतरिए और आप प्रोटेस्ट कीजिए जातिवाद के खिलाफ। पिछड़े वर्ग के लोग प्रोटेस्ट करेंगे रिजर्वेशन के खिलाफ। पर अगर आप ये चाहते हो कि आप दोनों तरफ की मलाई खाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।